बेरमो के सेंट्रल अस्पताल में चरमराई व्यवस्था, खुले में पड़ा बायोमेडिकल वेस्ट, मरीजों पर मंडरा रहा इंफेक्शन का खतरा। धनबाद का इंजीनियर म्यांमार में बंधक, $5000 देने के बाद भी नहीं हुई रिहाई, मां ने भारत सरकार से लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, मैं आश्रुति बोरा, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे कई बड़ी खबरों के साथ। धनबाद के पुलिस मुख्यालय सभागार में गुरुवार को विधि व्यवस्था संधारण को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता बोकारो प्रक्षेत्र के आईजी सुनील भास्कर ने की है। इस उच्च स्तरीय बैठक में धनबाद जिला पुलिस के सभी शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार, ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी समेत कई अधिकारी शामिल थे। आईजी ने बैठक के दौरान धनबाद में हाल के दिनों में घटित अपराधों का बिंदुवार विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि धनबाद पुलिस ने पिछले कुछ माह में अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसके चलते जिले में शांति है। मीडिया को संबोधित करते हुए आईजी भास्कर ने यह भी कहा कि सभी थाना प्रभारियों को संपत्ति मुल्क अपराधों को रोकने के लिए ठोस रणनीति पर काम करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। खासकर अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों पर सीसीओ यानी कि क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाने के बाद जेल से रिहा होने वाले अपराधियों पर निरंतर निगरानी, पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन, सक्रिय गैंगों पर कानूनी नकेल कसने जैसे कार्यों को प्राथमिकता से करने को कहा गया है। बैठक में सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, पेट्रोलिंग पार्टी को अधिक सक्रिय करने और सिटी हाउस को लगातार मोड पर रखने के निर्देश पारित किए गए हैं। और जो डिफरेंट हेड्स में जो डिफरेंट क्राइम्स हैं उसका मैंने रिव्यू किया है, समीक्षा किया है, और उसमें जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो एसएसपी और जो उनकी पूरी पुलिस टीम है उसको मैंने दिया है। तो मुख्यतः इसमें फोकस हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी ऑफेंस हैं उस पर रखा है, और जो उसमें क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसे कि सीसीए के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो क्रिमिनल्स हमारे जो जेल से जो बाहर निकले हुए हैं उस पर जो एक्शन होना चाहिए, जो सर्वेलांस प्रोसीडिंग होना चाहिए, ताकि जो इस तरह के जो लूट और जो डकैती वाले जो इंसिडेंट्स होते हैं उसमें कमी आए। और प्रिवेंटिव हम लोग क्या उसमें एक्शन है ना, उस पर एक हम लोगों ने वर्क प्लान बनाया है। देखिए, आपने देखा होगा अभी हम लोग को हेडक्वार्टर से भी काफ़ी संख्या में बाइक्स मिले हैं, जो सिटी हॉक्स हैं, जो धनबाद पुलिस ने भी लॉन्च किया है। तो वो बेसिकली पूरी टेक्निकली वो एनेबल्ड हैं, जीपीएस एनेबल्ड हैं, और जो हम लोग अभी चेकिंग कर रहे हैं वो आप देखिएगा रक्षक ऐप के माध्यम से हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। तो उसमें जितनी भी एंट्रीज हो रही हैं वो आप मोबाइल के माध्यम से, रक्षक ऐप के माध्यम से उसकी एंट्री फीड हो रही है, और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उसको मॉनिटर कर पाएंगे। तो एक तरह से हम लोग जिम्मेदारी भी तय कर पाएंगे, जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, जो थाना की टीम है, और उसकी मॉनिटरिंग भी रेगुलर बेसिस पे सीनियर ऑफिसर्स कर पाएंगे। साहिबगंज के सिद्धू कान्हू सभागार में जिला स्तरीय रवि कार्यशाला का आयोजन बड़े ही गरिमामय माहौल में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त हेमंत सती ने दीप प्रज्वलित करके किया। मंच पर जिला कृषि पदाधिकारी, कृषि वैज्ञानिक समेत कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि किसानों की समृद्धि ही जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसी कार्यशालाओं के जरिए किसानों को आधुनिक खेती की दिशा में आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है। इस कार्यशैली में किसानों को तिलहन और दलहन की उन्नत कृषि प्रणाली, सब्जी उत्पादन तकनीक, मशरूम उत्पादन, मूल्य संवर्धन और आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग की विस्तृत जानकारी विशेषज्ञों ने दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू का कहना है कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि भूमि संरक्षण विभाग द्वारा पंप सेट वितरण, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण वितरण जैसी कई योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। कुंटल बीज 3500 किसानों के बीच में वितरण किया गया है। विरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत जिसमें कि हम लोग 100% अनुदान देते हैं, उसमें हम लोग गेहूं 400 क्विंटल, मसूर 19 क्विंटल, सरसों 35 क्विंटल, मक्का 80 क्विंटल का बीज हम लोग वितरण करते हैं। और इस 100% अनुदान के बीच से हम लोग 1775 हेक्टेयर भूमि को हम लोग आच्छादित कर पाएंगे।
झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की किसानों के लिए शुरू की गई ऋण माफी योजना का असर अब जमीनी स्तर पर साफ देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की कृषि ऋण माफी की घोषणा के बाद कई जिलों में किसानों ने राहत की सांस ले ली है। खेतों में काम करने वाले किसानों ने बातचीत के दौरान कह दिया कि इस बार सरकार ने सिर्फ वादा नहीं किया बल्कि खेती से जुड़ी असली परेशानी समझकर समाधान दिया है। किसानों का कहना है कि ऋण माफी के साथ साथ सरकार ने अधिक बारिश और प्राकृतिक आपदा में फसल नुकसान का मुआवजा भी देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कई इलाकों में किसानों के खेतों में हार्वेस्टिंग मशीनें भी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे लागत कम और उत्पादन बढ़ रहा है। सरकार अभी जो हम लिए थे केसीसी लोन बैंक में, वो मेरा माफ हो गया है। अभी जो इस थोड़े दिन के पहले जो अभी हुआ है बारिश, उस बारिश में जो हम लोग का धान गिर गया था, उसमें बीमा थी जो बोलता बीमा किए थे। हाँ, बीमा किए थे। उसमें भी हम लोग का पैसा घुसेगा। बोल रहा कि देंगे। हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद वो देगा। उसके बाद जो अभी सिंचाई हो रहा है, जो मतलब खेत का जो पानी का सिंचाई कर रहा है, वो अभी बोल रहा है कि एक तरह से होते जा रहा है। अभी भी इधर से जाएगा, फिर बिलान में जाएगा, बिलान में भी आएगा। वहाँ पर बोरिंग भी करने के लिए बोला है। 21 नवंबर से 15 दिसंबर तक लगातार झारखंड सरकार का आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। चंद्रपुरा बीडीओ ईश्वर दयाल महतो ने बताया कि इसकी शुरुआत शुक्रवार से की जाएगी। कार्यक्रम के तहत जिले के सभी प्रखंडों में पंचायतवार और नगर पंचायत क्षेत्र में वार्डवार शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। वहीं लोगों की समस्याओं और शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की योजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक किया जाने वाला है। शिविर को सफल बनाने के लिए सभी प्रखंडों में वरीय प्रभारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। इत्यादि देने का काम हम लोग करेंगे। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लोगों को ऑन स्पॉट इस बार हमारा प्रयास है कि 24-25 के वैसे लाभुक जिनका चयन हम लोग किए थे, लेकिन किसी कारणवश पिछले समय में हम लोग नहीं दे पाए थे योजना का लाभ। इस बार हम लोग चाहे सुकर विकास योजना हो, बकरा विकास योजना हो, गाय का योजना हो, हम लोग लोगों को त्वरित वहीं पे उपलब्ध करवाएंगे। अंचल संबंधित जो भी हमारे कार्य हैं, आय जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाना हो, राजस्व से संबंधित जो भी मामले आएंगे, हम लोग ऑन स्पॉट निपटारा करने का प्रयास करेंगे। देवघर में एसबीआई की और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बैंक के महाप्रबंधक विवेक चंद्र जायसवाल ने बता दिया कि पहले पेंशन धारकों को फिजिकल मोड में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब बैंक द्वारा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि बैंक में लोन सुविधा को भी ऐप के माध्यम से जोड़ दिया गया है, जिससे लोगों को बैंकिंग सेवाओं का लाभ और आसानी से मिलने लगा है। मुझे यहाँ आकर बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है। जब हम हमारे सीनियर पेंशनर्स का सम्मान कर रहे थे, तब उनके साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे हम उनका सम्मान कर रहे हैं, साथ साथ हमें आशीर्वाद की प्राप्ति हो रही थी। तो भारतीय स्टेट बैंक हमेशा हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं उनके साथ संवाद करता है, उनके सहयोग, उनके सुविधा के लिए हर तरीके के, चाहे वो पेंशन लोन मेला हो, चाहे वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हो, चाहे उनकी सुविधा के लिए हेल्थ चेकअप हो, ये सब कार्यक्रम कराता है।
धनबाद के भूली न्यू आजाद नगर के मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद शाहजेब रहमान को म्यांमार में बंधक बना लिया गया है। उसकी रिहाई के लिए मां निशांत अफरोज से $5,000 की फिरौती मांगी गई है। मां ने गहने बेचकर और कर्ज लेकर पूरी राशि अकाउंट में भेज दी, लेकिन बेटा अब तक घर नहीं लौट पाया। मां ने एम्बेसी, होम मिनिस्टर समेत उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से बेटे की रिहाई की मांग की है। मां को सरकार पर पूरा भरोसा है, वह बेटे के वापस लौटने का इंतजार कर रही है। बता दें कि शाहजेब 2024 में बेंगलोर नौकरी के लिए गया था, फिर 6 महीने बाद वापस लौटा। सितंबर में दोबारा बेंगलोर गया और बाद में बिना बताए म्यांमार पहुंच गया। वहां उसे गैरकानूनी काम करने का दबाव बनाया गया था। विरोध करने पर फोन, लैपटॉप, हर चीज छीनकर उसे बंधक बना लिया गया। बेंगलोर में 2024 में वो आ गया था। IT सेक्टर में किसी कंपनी में स्वीट नौकरी लगी थी, तो वहां कर रहा था। लेकिन 6 महीने के बाद वो फिर चला आया, मतलब जून में चला आया था, जून जुलाई के करीब। फिर वो सितंबर के फर्स्ट वीक में गए, फिर बेंगलोर गए। फिर वहां से वो बाहर गया, मुझे नहीं बताया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। सिर्फ 3 महीने के बाद हमें दिसंबर में बताया कि हम बाहर हैं। कहाँ है बाहर है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं बताया। मम्मी डांटेगी, उसको समझ में आ रहा होगा कुछ भी। तो फिर जब मैं उम्र पे गई जनवरी फरवरी में, तब मुझे बताया कि हम म्यांमार में। फिर भी सब कुछ ठीक था। जब म्यांमार के नाम को सुना तो पूछे तुम क्या, तुम्हारा नौकरी है? तो बोला मार्केटिंग का। और मेरे से टेलीग्राम से जुड़ा हुआ था ऐड का। व्हाट्सएप पे बात भी होती थी, टेलीग्राम पर भी बात। टेलीग्राम पे वो अपना जो काम, मतलब जो अपना वर्क करता था, वो टेलीग्राम के जरिए होता था। लेकिन हमें व्हाट्सएप से कभी बात, दोनों से उनका कन्वर्सेशन होता था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पैसा भी भेजता था, ठीक ही चल रहा था। लेकिन अक्टूबर का ये 8 या 9 को ही बात है कि अचानक से एक दिन शाम में करीब फोन किया, 7:30 के करीब, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ से निकालिए। हम कैसे निकालें? तो हम ये लोग बोल रहे तुम्हें छोड़ निकालने के लिए तुम्हें 2.5 लाख रुपए देंगे। खबर बेरमो के डोरी से है, जहां के CCL सेंट्रल अस्पताल में व्यवस्था चरमराई हुई है। इस अस्पताल में रोजाना हजारों की संख्या में इलाज के लिए मरीज पहुंचते हैं। बावजूद इसके इस अस्पताल में प्रशासन की ओर से साफ सफाई को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं बरता जा रहा। आलम यह है कि अस्पताल में जगह जगह कचरा पड़ा रहता है, जिसका असर मरीजों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। सफाई व्यवस्था की हालात ऐसे हो चुके हैं कि महिला वार्ड में मरीज भर्ती है और उसी के सामने खुले में बायोमेडिकल वेस्ट फेंका हुआ है। यहां जगह जगह पड़ा बायोमेडिकल वेस्ट बीमारियों को न्योता दे रहा है। अस्पताल में बायो वेस्ट को लेकर कोई भी उचित प्रबंध अभी तक नहीं किया गया है। ये हम लोग के ज्यूरिडिक्शन में आया कि हम लोग भी उसको सुपरवाइज करेंगे सैनिटेशन को। तो मैं समझता हूँ कि सैनिटेशन तो ठीक ही ठाक चल रहा है, और जहां तक गंदगी की बात है तो हम लोग देखेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल है तो गंदगी तो होती रहेगी। आप विजिटर आते रहते हैं, 75 लोग आते रहते हैं, तो वो तो गंदगी बायोमेडिकल वेस्ट जो है सर, जिस समय गंदगी मिली उस समय गंदगी रही होगी। ये खुले में नहीं छोड़ा जाता है, इसका पैकेट बंद खुले में छोड़ा हुआ था, खुले में छोड़ा हुआ था, उस पर क्या कहेंगे? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बायोमेडिकल वेस्ट है ना, उसको एक एजेंसी यहाँ से कटर करके ले जाती है। झारखंड के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर रेड क्रॉस सोसाइटी भवन परिसर में आयोजित किया गया था, जिसमें कई रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और थैलेसीमिया समेत अन्य गंभीर बीमारी मरीज के लिए रक्तदान भी किया। रेड क्रॉस से सचिव धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि आज भी लोग रक्तदान करने से डरते हैं, लेकिन लोगों को रक्तदान से डरना नहीं चाहिए। रक्तदान करने से BP, शुगर, हार्ट अटैक जैसी तमाम बीमारियों की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की भी अपील की है। स्थापना के 25वीं जयंती को उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज रेड क्रॉस में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें अभी तक 5 लोगों ने रक्तदान किया है और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। उम्मीद है कि अच्छा रक्तदान होगा और हम लोगों से ये अपील करेंगे कि अधिक से अधिक लोग आएं और रक्तदान करें, क्योंकि हमारे दिए गए रक्त से अगर किसी की जान बच सकती है तो हमें जरूर बचाना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि हमारा शरीर का जो रक्त है, लाल रक्त कण खास करके जो 4 महीने के बाद
क्या होता है कि ड्यूरेशन होता है उसका जो नष्ट हो जाता है फिर नया बनता है। तो जो नष्ट हो जाता है उससे बेहतर है कि हम उसे किसी को दान करें और किसी का जीवन बचाएं। सरायकेला के ईचागढ़ से बड़े पैमाने पर अवैध बालू ढुलाई का मामला सामने आया है। इसी सूचना पर जेएलकेएम के वरिष्ठ नेता तरुण महतो मौके पर पहुंचे और लगभग 45 हाइवा को रंगे हाथों पकड़ लिया। उनका आरोप है कि इस पूरे संचालन में बालू माफिया और ईचागढ़ थाना के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत भी है। इसके बाद हालात बिगड़ गए। पुलिस और माफिया पक्ष ने तरुण महतो पर झूठा केस थोप दिया, उनकी गाड़ियों को धक्का मारकर केनाल में फेंक दिया और रात भर उन्हें प्रताड़ित किया। महतो की पत्नी ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें एनकाउंटर की धमकी दी। इसी के विरोध में जेएलकेएम के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सभी की एक ही मांग है, पहले तरुण महतो का इलाज कराया जाए, फिर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाए। इस पूरे घटनाक्रम ने प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज ये पहला नहीं है कि जेएलकेएम के ऊपर आरोप लगा। आरोप सिद्ध करके दिखाने के बाद आरोप पर हम जाएंगे, लेकिन आरोप कौन लगा रहे हैं? क्या सत्यता की जांच हुआ है? बिना जांच किए आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि अवैध वसूली के लिए गया था? और ये बयान कोई दिया है क्या? कोई जैसे बहुत सारे खबरों में चल रहा है कि ट्रैक्टर वालों से वसूली, तो कोई ट्रैक्टर वाला वसूली उसका बयान क्या दिया है वो ट्रैक्टर वाला कि मेरे से रंगदारी मांगा गया? जो न्यूज में चल रहा है क्या ये सही है? क्योंकि अभी तक किसी प्रकार का किसी का बयान आया नहीं है। तो ये जो भी है, जो जहां भी चल रहा है, ये सरासर गलत है। क्योंकि वो अगर हम लोग किसी को मांगे हैं तो ट्रैक्टर हाईवा मालिक जाके केस करे ना। खबर गिरिडीह के बगोदर से है, जहां देवराजही पंचायत के थवेयार गांव में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर बवाल मच चुका है। दरअसल वन विभाग ने एक नवनिर्मित मकान को ध्वस्त कर दिया। ग्रामीणों को ऐसा आरोप लगाया गया है कि वन विभाग के कर्मचारियों ने उनके साथ बदसलूकी की है। ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना तुरंत स्थानीय विधायक नागेंद्र महतो को दी, जिसके बाद विधायक मौके पर पहुंचे और डीएफओ से फोन पर बातचीत कर मामले की जांच करने के निर्देश पारित किए। विधायक महतो का साफ तौर पर कहना है कि ग्रामीणों के साथ कोई भी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखा जाए, अब ये जो बदसलूकी का मामला कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, इसको लेकर अब साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। अगर पुलिस प्रशासन यहां अलर्ट नहीं होता बोकारो की बालीडीह थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते कई महीनों में इस गैंग ने शहर के कई इलाकों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस गैंग की धरपकड़ के लिए पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद अंतर्राज्यीय गैंग के 3 चोरों की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही से चोरी की 9 बाइक बरामद की। आपको बता दें कि यह गैंग चोरी को बाइकों के बंगाल में बेच दिया जाता है और अच्छा मुनाफा कमाया जाता है। तो वहीं गैंग के और सदस्यों को पकड़ने के लिए अभी छापेमारी की जा रही है। जैसा आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से बालीडीह थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह जैसे कि रेलवे कॉलोनी, रेलवे गुड शेड, गोविंद मार्केट और भी बहुत जगहों पे जो है मोटरसाइकिल की काफी घटनाएं जो है घटित हो रही थी। उसी को उद्भेदन करने हेतु और कौन संलिप्त व्यक्ति है, अपराधकर्मी है, उनको गिरफ्तार करने हेतु एक छापामारी दल का गठन जो है डीएसपी हेडक्वार्टर अनिमेश गुप्ता जी के नेतृत्व में किया गया था। विभिन्न सूत्रों से जानकारी प्राप्त करते हुए, तकनीकी अनुसंधान करते हुए जो है हमारी टीम ने जो इस गिरोह का मुख्य सरगना है शमशेर आलम, उस तक पहुंचे और उनकी निशानदेही पर उनके बाकी साथी चंदन कुमार उर्फ छोटू और अंगद कुमार, शमशेर आलम जो है शिवंडी का रहने वाला है, चंदन कुमार उर्फ छोटू जो है सेक्टर 4 का रहने वाला है और अंगद कुमार जो है पुरुलिया का रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों की निशानदेही पर वर्तमान में लगभग 9 बाइक्स रिकवर की गई है, जो कि कई कांडों में जो है चोरी की गई है।
बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। हादसा नेशनल हाईवे 32 स्थित काशी झरिया मोड़ के पास हुआ। बता दें कि हादसे के समय मृतक काम से वापस घर लौट रहा था। हादसा इतना भयानक था कि बाइक अज्ञात कार के नीचे फंस गया, लेकिन लापरवाह चालक रुका नहीं और करीब 100 मीटर तक बाइक को घसीटता ले गया। तो वहीं इस घटना के बाद अब आक्रोशित ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को जाम कर लिया है, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और बीजेपी जिला अध्यक्ष जयदेव राय मौके पर पहुंचे और समझाइश के बाद यातायात भी शुरू कर दिया गया। हमारे गांव के लड़के, मेरा गांव का लड़का है राजू अंसारी, बेचारे 50 से अपना काम करके अपने मोटरसाइकिल से आ रहा था। इसी बीच में एक अज्ञात गाड़ी, शायद 407 लोग बता रहा है, 709 गाड़ी उसको पीछे से टक्कर मार के गिरा दिया, जिसमें वो तुरंत घायल हो गए। जामताड़ा जिला अंतर्गत आला प्रखंड में कहीं ना कहीं देखा जाए तो यह बड़ी घटना इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो ये पूरा मामला हो रहा है, बकरा बलि की परंपरा भी वर्षों से यहां पर चली आ रही है और इस वक्त श्रद्धालुओं की ओर से भी यहां पर यातायात देखने को मिल रहा है। पूजा स्थल सामने स्थित तालाब के किनारे यहां पर जहां से परंपरागत रूप से बारी पवित्र जल लाकर पूजन शुरू कर दिया जाता है। पूजा की विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ष 2 प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। इनमें से एक की पूजा कर उसे साल भर तक सुरक्षित रखा जाता है, जबकि अगले वर्ष नई प्रतिमा की स्थापना के साथ पुरानी प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया जाता है। यह प्रथा पीढ़ियों से निभाई जा रही है। धार्मिक आयोजन के दौरान बकरा बलि की परंपरा भी वर्षों से चली आ रही है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर स्वयं बकरे की बलि देते हैं। बताया जा रहा है कि हर साल लगभग 200 बकरों की बलि दी जाती है। पूजा अर्चना कार्य जगन्नाथपुर गांव के 2 ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से संपन्न कराया जाता है। पूजा के दौरान आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। भक्ति, उत्साह और ग्रामीण आस्था का ये संगम दाहिन घाटी गांव को हर वर्ष विशिष्ट बना देता है। मां अग्रणी काली पूजा न केवल धर्म और परंपरा का प्रतीक है, बल्कि ग्रामीण एकता और सांस्कृतिक विरासत को भी जीवंत बनाए हुए है। राणा है, मैं सुरेश राणा की पत्नी हूँ। ये हम लोग का मंदिर है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं यहाँ पे। शनिवार पूजा होता है। आज पूजा है तो आज रात को पूजा होगा। तुम पूजा तुम प्रीति कुमारी कहाँ से है? रानीनगर से आए हैं। यहाँ पूजा का क्या महत्व है? पूजा गुरु जी है, पूजा बढ़िया करता है। कोई भी मनोकामना हो तो आप मन्नत मांग सकते हैं। গ্রাম গেছিলাই এখানে 200 সাল থেকে পূজা হয়েছে। এখানে যেটাই যা মাঙ্গে তার পুরা হয়, তার মনের আশা পুরা হয়। বহুত দূর দূর থেকে লোক আসে, সবারই মনের আশা পুরা হয়। কেউ মানে উদাস হয়ে যায় না, সবারই মন খুশি করে। शनिवार दिन तो पूजा है। पूर्वा पुरुष से 200 साल से पूजा चल रहा है, अभी तक भी चल रहा है। बहुत दूर दूर का आदमी आता है, किसी का कोई मन्नत मांगता है, मानसिक उनसे बहुत कुछ होता है। दूर दूर से आता है, इधर दुर्गापुर से भी आता है, कलकत्ता से आता है, देवघर गिरडी तरफ से दुनिया से लोग आता है। 2 पूजा का टाइम रहता है, एगो रहता है को विसर्जन किया जाता है। नया मूर्ति को रखते हैं, पुरानों को विसर्जन कर देते हैं, रखते हैं। पूरा साल डेली इसका पूजा पाठ होता है माँ का। देवघर में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा आयोजित 6 दिवसीय कथा का सफल समापन हो चुका है। समापन दिवस पर कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि पिछले कई दिनों से चल रही कथा के दौरान कई भक्त प्रदीप मिश्रा के दर्शन नहीं कर पाए। ऐसे में सभी श्रद्धालु अंतिम दिन सुबह से ही कथा पंडाल पहुंचने लगे। अंतिम दिन लोगों में विशेष उत्साह देखने को मिला, तो वहीं कथा स्थल पर भक्तों का तांता लगातार लगा रहा। कथा के दौरान भक्तों ने भक्ति गीतों पर प्रवचनों का आनंद
आनंद लिया। 6 दिनों तक चले इस दिव्य आयोजन में लाखों लोग, श्रद्धालु भी शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल बना रहा। फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास चैनल। दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।